Jai Jinendra, hello, welcome back to my YouTube channel Education Point by Kanha Jain. This is the very last part of arithmetic progression of the subtopic sum of n terms of an AP. In the previous video, we have learned about the basic concept of sum of n terms, and we have seen the very basic question and little bit of advanced question also. So on the today's lecture, we will end up this arithmetic progression, and we will see the different varieties of also sum of n terms, how the question comes out to be. So in this video, we are going to end up arithmetic progression by whole. So we will start with the very first question, that is the sum of 4th and 8th term of an AP is 24, and the sum of its 6th and 10th term is 44. Find the sum of first 10 terms of an AP. बच्चों क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहले आपको देखो, एपी को अगर सॉल्व करना है ना बच्चों, आप पार्ट्स में पढ़िए. जब भी ऐसा कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है, आप पहला पार्ट पढ़िए, फुल स्टॉप लिखा है, रुक जाइए, ये जो बोल रहा है उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दो. देखो, सम ऑफ 4th and 8th टर्म इंडिविजुअल बोला है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे गिवन में 4th टर्म यानी कि A4, 8th टर्म यानी कि A8, इन दोनों का सम क्या दे रखा हुआ है 24. लेट अस सॉल्व दिस फर्स्ट. A4 को मैं लिख सकता हूँ A + 3D और A8 को लिख सकता हूँ मैं A + 7D. परफेक्ट. तो A यहाँ से 2A हो गया, 7 + 3 10D हो गया, तो ये आ गया 24. क्या मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो ऐसा बचेगा, ठीक है. सो मेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ वी विल रीड द सेकेंड पार्ट एंड द सम ऑफ इट 6th and 10th. इसी तरीके से करेंगे. 6th टर्म और 10 टर्म, उनका सम 44 दिया हुआ है, तो A6 कैन बी रिटर्न एज A + 5D, A10 कैन बी रिटर्न एज A + 9D. अगेन 2A + 14D इज इक्वल्स टू 44. मेक 2 का एज कॉमन, तो A + 7D इज इक्वल्स टू 22. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. Now the very third part is find the sum of first 10 terms. To calculate the sum of first 10 terms, it means S10 निकालना है हमें. अगर मुझे S10 निकालना है तो n दिया हुआ है. क्या नहीं है बच्चों मेरे पास A नहीं है और मेरे पास D नहीं है. तो पहले मैं इस इक्वेशन से A और D निकालता हूँ और इनकी वैल्यू निकालने के बाद इस वाले फॉर्मूले में लगा देता हूँ. नाउ द होल क्वेश्चन हैज बीन अंडरस्टूड व्हाट वी हैव टू डू. सो लेट अस फॉलो द प्रोसेस. सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. I am writing over here, subtract equation 1 and 2, we get, so we will write A + 7D is equals to 22 and A + 5D that is equals to 12. Subtract, A will get cancel out, 7 - 5 that is 2D, 22 - 12 that is 10, so D comes out to be 5. Now what we have to do, put the value of D. I am writing over here, put the value of D in any of equation. I will write in equation number 1. So this is A plus 5 into D is 5, that is equals to 12. A plus 25, so A comes out to be 12 minus 25, that is A is equals to -30. ठीक है, तो A हमारे पास क्या आ गया -13 आ गया. चलिए अब क्या बोल रहा है हमारे को क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ इट 6th and 10th टर्म. बच्चों एक बार देख लो हमने कुछ गलतियां तो नहीं की है ना. लेट मी चेक आउट फर्स्ट. 7 D 22, 8 + 5 12, कटा 7 में से 5 गया 2, 0 10 D 5 आया. ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट. सो वी नीड टू सॉल्व दैट द लास्ट पार्ट, दैट इज दैट सम ऑफ. चलिए तो मैं यहाँ निकालता हूँ. S10 निकालने बोला है बच्चों. S10 मतलब फॉर्मूले में डाला 2. A कितना आया है -13 प्लस 10 - 1 9 होगा, और D कितना आया है 5 आया है. इस फॉर्मूले से आया है बच्चों. N की जगह मैंने 10 डाला, 2 × A 2 × -13, 10 - 1 9 आएगा, 9 मैंने डायरेक्टली लिखा है, और D 5 आया है, ये 5 लिख दिया. तो S10 इज इक्वल्स टू, ये कटा, ये 5 हो गया, -26 + 45, S10 इज इक्वल्स टू, ठीक है. तो 26 15 9
और ये 19, तो S10 आ गया 95। सो दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, टिल देन प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So here we have the new question. The sum of first 7 terms of an AP is 63 and the sum of its next 7 term of an AP is 161. Find the 28 term of AP. बच्चों अगर मान लो क्वालिटी थोड़ी सी ब्लर दिख रही है, वर्ड्स छोटे दिख रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपनी एडिशनल सेटिंग में जाइए और उसको 1080 पिक्सल में देखिए। शायद आपकी सेटिंग में वो ऑटो होगा ना, तो ऑटो में 360 लेता है बच्चों, तो वो 360 अगर ले रहा होगा ना तो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, तो मज़ा नहीं आएगा वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, मतलब शुरुआत की जो 7 टर्म है, अगर उनको मैं ऐड कर दूं तो मुझे 63 मिलता है, और उसके बाद के जो बचे 7 टर्म है अगर मैं उसको ऐड करता हूं तो 161 मिलता है। बोलने का मतलब है, लेट मान लो ABCDEF एंड G, ये शुरू के 7 टर्म है, इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे 63 मिलता है बच्चों। और उसके बाद के जो टर्म है HIJKLM और N, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो मुझे 121 मिलता है, ऐसा ये बोल रहा है। तो हमें 28वां टर्म क्या होगा वो निकालना है। क्वेश्चन में इसके पहले हमने क्या दिया था, चौथा और छठवां टर्म दिया था, छठवां और 10वां टर्म दिया था, तो टर्म दिया था पर्टिकुलर वैल्यू वाला। यहाँ पे शुरुआत के सम ऑफ 7 टर्म्स दिया हुआ है। कई बच्चे इसको पढ़ेंगे नहीं, बस यहाँ पे A7 डाल देंगे। अगर आप A7 इसको लिखोगे तो बाद के 7 टर्म को क्या लिखोगे, फिर से A7। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, देन वी हैव टू सॉल्व। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज S7 है आपके पास, S7 ये वाला, N की जगह आपने 7 डालना है, 2A 7 - 1 6D, तो S7 सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स कितना दे रखा हुआ है, 63। ठीक है, तो 7/2 2A + 6D, 7 के टेबल में 9 बार में 9 = ये 2 को उधर भेज देता हूँ बच्चों, 18 = 2A + 6D, दोनों साइड से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया A + 3D = 9। ये आपका पहला इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, चलिए मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरा। अब बाद का बोला हुआ है सम ऑफ 7 टर्म्स दिया हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखो, ये शुरू के 7 है, S7 लिख सकता हूँ, ये बाद के 7 को क्या लिखूँगा, 14 - 7, फिर से 7 आ जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। तो मैं ये ज़रूर लिख सकता हूँ कि शुरू के 7 को और नेक्स्ट 7 को, नेक्स्ट S7 को अगर मैं जोड़ दूं तो S14 मिलता है मुझे। अगर मैं इस पूरे टर्म को ऐड कर दूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, S14 की। तो S14 कितना आ गया, शुरू का 7 63 है और बाद का 7 121, तो ये आ गया 184। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 184 आ गया। चलिए, तो अब ये S14 है, तो वही काम करते हैं हम लोग फिर से, 14/2 2A 13D बराबर 184, कट गया ये 7 बार में। ठीक है, और 7 से इसको भी काट देते हैं, कटेगा क्या, 7 × 2 = 14 नहीं कटेगा बच्चों, रहन देते हैं इसको यहीं पास। (63 and 121), सॉरी बच्चों, यहाँ मैंने 121 लिखा है, ये 161 है। हो जाता है यार थोड़ा सा मिस्टेक। ठीक है, तो अब ये 7 से कटेगा, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14, तो 2A + 13D = 32। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया बच्चों। इसमें से 2 कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ पे 13 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, वही एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 में यहाँ पे सिंपल A है, यहाँ पे 2A है,
तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। चलिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये लिखना पड़ेगा आपको, विथ इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। चलिए तो पहले मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 18, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे ऑलरेडी कौन था 2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू 32। सब्ट्रैक्ट करो, ये गया 6 में से 13 जाएगा -7d, ये बचा -14, माइनस माइनस कैंसल, d का वैल्यू बच्चों 2 आ गया है हमारे पास। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस d इन इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो a प्लस 3d आया है 2, ये आ गया 9, a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9, तो a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ a, you got the value of d, now you need to calculate the 28th term, तो so a28 is equals to a plus 27d लिख सकता हूँ, a 3 है 27 into 2 3 plus 54, finally I got the value of a28 as 57, so this is the right answer। तो देखा आपने कैसे हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों आपको, प्लीज़ कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है यहाँ पास कि बस ऐसे ऐसे कर दिया आंसर बनाने से मतलब है। आप अगर ये सेंटेंस नहीं लिख रहे हो और एलिमिनेट कर रहे हो, नंबर कटेगा। फिर ये डी की वैल्यू को इसमें डाल रहे हो, बताओ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। मैं भी पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, टाइम लगता है थोड़ा सा, बट वी हैव टू डू इन अ सीक्वेंस मैनर में करना है हमें। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। कभी कैसी ऐसा भी दे देता है 14 टर्म में लास्ट 7 टर्म्स ऐसा दिया हुआ, शुरू के साथ ऐसा दिया हुआ, कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है कि क्या बोलना चाह रहा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बस बनाया था, ठीक है, बताया था आपको। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay, so we have a new question here. Solve the equation 1 plus 5 plus 9 plus 13 plus dash 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 plus x is equals to 1 3 2 6। Solve the equation है, साथ साथ ये भी है, find the value of x, find the value of x। By solving this equation you have to find the value of x। ठीक है, चलिए, तो ऐसा सम के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं गिवन में क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले a1 है, d हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4, लास्ट टर्म दे रखा हुआ है यहाँ पे x, और इन सब का सम 1 3 2 6 से बोल रहा है, यानी कि Sn। अच्छा, इस सीरीज के अंदर कितने नंबर है ये नहीं पता है मुझे, n नहीं पता है, तो मैं पहले n निकालता हूँ, देन फिर अगर मुझे n पता लग जाएगा तो मुझे x मिल जाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं क्या बोलना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2, 2 a की जगह डाल दूँ 1 प्लस n-1 और d आ गया 4। इस Sn की जगह मैं 1 3 2 6 लिख देता हूँ, ये 2 इधर आकर के मल्टीप्लाई, यहाँ पे n, यहाँ पे 2 प्लस 4n-4, 1 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 2 n 4n-2, 1 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 2। इन दोनों में से 2 अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो यहाँ बचेगा 2n-1, ये 2 से ये 2 गया, 1 3 2 6 2n² माइनस n, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 0। 1 3 2 6 को उधर ले गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी कि हमने कैसे कैसे क्या क्या सॉल्व किया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें MTB करना है बच्चों, MTB करना है। देखो MTB करना है मतलब ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, पहले तो ये और ये मल्टीप्लाई होंगे,
1326 मल्टीप्लाई बाय 2, 2652 लाना है और उन्हीं दो नंबर को प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो 2652, 2500 मतलब 50 का होता है, तो 50 के आसपास की वैल्यू होगी, ठीक है। 50 के आसपास की वैल्यू होगी और उसमें से अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 1 और 2 होना चाहिए। तो 51 और 50 नहीं होगा, 0 आ जाएगा लास्ट में। 51 और 52, यस 51 52 को एक बार करके देखते हैं। 52 मल्टीप्लाई बाय 51, ये आ गया 52, 5 2 सा 10, ये यस वी गॉट इट। तो 2652 आया 52 और 51 से, और इसको माइनस करने पे 1 भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 2n स्क्वायर माइनस 52n प्लस 51n माइनस 1326 इज इक्वल टू 0। 2n कॉमन निकाल लो बच्चों यहाँ से, n माइनस 26 बचा, प्लस 51 कॉमन निकल गया, यहाँ भी बचा n माइनस 26, ठीक है। तो यहाँ पे आया n माइनस 26, यहाँ पे आ गया 2n प्लस 51 इज इक्वल्स टू 0। सो वी कैन से दैट n माइनस 26 इज इक्वल्स टू 0 एक बार हो जाएगा, 2n प्लस 51 इज इक्वल्स टू 0 एक बार, तो 2n इज इक्वल्स टू माइनस 51, n की वैल्यू माइनस 51/2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो हट गया। यहाँ से देखा हमने n का वैल्यू 26 आ रहा है, ओके दिस इज द होल नंबर। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये पहले ही नेग्लेक्ट हो गया और n का वैल्यू आपके पास 26 आ गया है। तो अब करना क्या है आपको पूरे क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको x की वैल्यू निकालनी। सो लेट अस सी हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। देखो बच्चों, अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँ, Sn की जगह मैं डाल देता हूँ 1326, n मुझे पता लग गया 26 है, 26/2, पहला टर्म आपको 1 दे रखा हुआ है और इस सीरीज का लास्ट टर्म क्या है बच्चों, x है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, सारा चीज़ गिवन है, बस x अननोन है। तो लेट अस सॉल्व, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये 1326 था बच्चों, ये 26 हो गया अपॉन 2, a की जगह 1, l की जगह x, 2 के टेबल में ये 13 बार में 1326 अपॉन ये 13 इधर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा x, 13 के टेबल में 1 बार में, 0 बार में, 2 बार में। अच्छा कई बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं यहाँ पास, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, ठीक है, ऐसा कैसे हो गया भाई, एक बार में 2 डिजिट कैसे आ गई, एट अ टाइम 1 डिजिट नीचे आती है, ठीक है। तो 102, तो 102 इज इक्वल्स टू 1 प्लस x, तो x इज इक्वल्स टू 102 माइनस x, तो फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 101, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कैसे सॉल्व हुआ। बच्चों अभी तक देखो, आप जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एक भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मतलब अगर किसी को लगता है कि मेरा AP हो गया, 2-4 क्वेश्चन बना लिया मेरा AP हो गया, तो वो गलत फहमी में है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें बहुत वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स है, कुछ एग्जाम्स में तो नया ही देखने को मिलता है आपको, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, केस बेस्ड स्टडीज़ के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन, वर्ड्स को समझो, प्रॉब्लम को डिकोड करो, क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद ये बनेगा, ठीक है। तो मैंने एक थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का भी लूँगा जो एक बार केस बेस्ड में आया था एग्जाम में, तो मैं उसको भी लूँगा, ठीक है। टिल देन प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो सी वी हैव अ न्यू क्वेश्चन, और ये आपके NCERT में भी दिया हुआ ये वाला क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, केस बेस्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आराम से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करेंगे और इसको अचीव करेंगे कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं। सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, अगर ब्लर दिख रहा है तो फिर से सुन लेना ध्यान से, ठीक है, क्वालिटी को बढ़ाइए। 200 locks are stacked in such a way that there are 20 locks in bottom row, 19 in the next row, 18 in the next, and so on. In how many rows 200 locks are placed and
हाउ मैनी लॉक्स आर देयर इन टॉप रो। देखो लॉक्स स्टैक्ड इन सच अ वे मतलब क्या होगा, आपने वो पिरामिड देखा है ना, अरे आप किसी मिल में जाइए, आरा राइस मिल में जाइए, ऐसे बड़े बड़े लकड़ी के ऐसे स्टैक्ड बने हुए रहते हैं नीचे, फिर ऐसा 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 फिर ऐसा फिर ऐसा, तो इस तरीके से ये स्टैक्ड है। अब ये स्टैक्ड है बोल रहा है, तो ये कितने हैं टोटल, यहाँ पे कितने लकड़ियाँ हैं टोटल, 200 लॉग है बोल रहा है, 200 लॉग से बोल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, जो सबसे आखिरी रो है, ऑफ कोर्स जो बॉटम होगा उसी में सबसे ज़्यादा होगा, तो बॉटम में 20 है बोल रहा है, उसके ऊपर जो है वो 19 है, उसके ऊपर जो है वो 18 है, और इस तरीके से करते करते गया है। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें टोटल 200 लॉक्स लगाने हैं, तो यहाँ पे हो गया 20, 19, 39 और 18 कितना हो गया, 57 हो गया। तो हमें कहाँ तक जाना है, इसको ऐसे आगे बढ़ाना है, 200 लॉक्स जब तक यहाँ पे नहीं आ जाती, टोटल क्वांटिटी 200 नहीं आ जाती तब तक, तो कितना रो लगेगा। पहली बात तो ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, तीसरा रो है, 4, 5, 6, 7 ऐसे कितने रो लगेंगे, और जो सबसे टॉप का रो होगा, हाउ मैनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप रो, उसमें कितनी लकड़ियाँ रखी हुई हैं। जैसे अगर आप उससे पूछा जाए कि सबसे आखिरी वाले में कितनी लकड़ियाँ हैं, 20 लकड़ियाँ हैं, उसके पहले वाले में कितनी है, 19। तो देखो अगर नीचे से शुरुआत होगी ना बच्चों, तभी तो लॉग बनेगा वो। तो ये मेरा पहला टर्म, ये मेरा दूसरा टर्म, ये मेरा तीसरा टर्म, ऐसे होता जाएगा ना, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या बोला है। तो सॉल्यूशन निकालता हूं मैं। बोला है 20 लॉग है, फिर 19 लॉग है, फिर 18 लॉग है, डैश 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 है, कहाँ तक है मुझे नहीं मालूम, लेट वो n टर्म्स तक है, ठीक है। कितना आएगा, 200 लकड़ियाँ आएंगी। मैं फॉर्मूला लगाता हूँ Sn का, n/2 2a + n - d। क्वेश्चन में देखो तो ये 200 है, n मेरे को नहीं पता, 2 पहला टर्म 20 दे रखा हुआ है, बहुत बढ़िया, n-1 डिफरेंस देखो बच्चों, 19 में से 20 जाएगा, -1 का डिफरेंस है, ठीक है। अरे आप लोग यहाँ लिख लेना यार बच्चों कि a 20 है, d 19 में से 20 गया, -1 है, Sn 200 दे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जनरल चीज़ है, मैं 2 को उधर भेज देता हूँ, 400 n 22 × 40, 40 - n + 1, तो 400 = n 41 - n, तो 400 = 41 n - n²। इस चीज़ों को उठा करके मैं पूरा यहाँ ले आता हूँ, तो n² - 41 n + 400 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब मुझे इसको MTB करना है बच्चों, तो ऐसे 2 नंबर का चूज़ करना है जहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 400 आ जाए और डिफरेंस आ जाए 41, तो ये होगा, ठीक है, 25 and 16 विल बी द नंबर। 25 और 16 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 41 आता है, और 25 और 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 400 आता है, ठीक है। तो n² - 25n - 16n + 400 = 0, n कॉमन निकला यहाँ से, तो n - 25 - 16 कॉमन, n - 25 = 0, n - 25 एक बार, n - 16 एक बार, तो मतलब n की वैल्यू एक बार 25 आ गई और एक बार वैल्यू n की 16 आ गई। देखो बच्चों दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो स्टैक लगा हुआ है, या तो ये 25 वाला स्टैक लगेगा या तो 16 रो का स्टैक लगेगा, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कौन सा सही जा रहा है, तो वो कैलकुलेट कैसे होगा। आपको पहले पार्ट में बोला था हाउ मेनी रोज फॉर 200 लॉक्स आर टू बी प्लेस्ड, कितने रो निकलेंगे। अभी आप डाउट में हो कि 25 होगा कि 26 होगा। अब ये डाउट कैसे क्लियर होगा, नेक्स्ट पार्ट से, कि देखते हैं हमारे पास ऊपर वाले में कितना बचा हुआ है, ठीक है। तो ऑफकोर्स A25 और A16 निकालना होगा मुझे, क्योंकि मैंने बताया था आपको
कि ये वाला जो टर्म है जिसमें 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तो डैश 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 करते हुए कितना रो बोला है 25वां, यानी कि ए 25वां या फिर डैश 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 करके ए 16th। देखते हैं कितना बचता है ऊपर वाले रो में। तो A25 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 24D, और A16 का मतलब क्या होगा A प्लस 15D। पहले इसको सॉल्व करते हैं। A का मतलब कितना हो गया 20 प्लस 24, D कितना आया बच्चों D माइनस 1 है, तो 20 माइनस 24 माइनस 4 है। तो देखो क्लियरली समझ में आता है यहाँ पास कि भैया किसी ऊपर अगर आप कोई लॉग रखे हो तो लॉग की वैल्यू को -4 आएगी क्या। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये 4 उंगली है, तो 1 2 3 4 बोलूँगा ना, पॉजिटिव 4। ये 4 नेगेटिव उंगलियाँ बोलूँगा क्या, कभी भी कोई काउंटिंग नेगेटिव होती है क्या उस जगह पे, नहीं। तो यहाँ से समझ में आ गया कि 25 चीज़ तो हो नहीं सकता, तो लिख दो यहाँ पे भैया ये तो मीनिंगलेस है, दिस इज मीनिंगलेस। चलिए अब देखते हैं इसके पास क्या आया। A16, A आया आपके पास 20 प्लस 15, D आ गया -1, 20 में से 15 गया, ओके यू गॉट द वैल्यू 5, दैट इज 5। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो अब आपको क्या बोला गया था, हाउ मेनी रोज, तो लिख दो नीचे नंबर ऑफ रोज विल बी 60 एंड हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप रो, इन टॉप रो वी हैव 5 लॉक्स। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ऐसा घबराना नहीं है कि दोनों पॉजिटिव आ गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव आया है तो उसका आगे सोल्यूशन भी देखेंगे, कोई एक आंसर करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कैसे करते हैं क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। हमने पहले क्या किया, सम ऑफ एंटम्स के फॉर्म में दिया था, इससे किया MTB करके एन की 2 वैल्यू निकाली। इसके बाद का मैं फिर से समझाता हूँ। 25 और 16 दिया हुआ था, इसका मतलब ऐसा बोल रहा था कि जो आपका बॉटम है, आपको अगर एक पिरामिड बनाना है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे कि ऊपर से नीचे जाओगे बच्चों, ऑफ कोर्स नीचे से ऊपर जाएंगे। तो पहले रो में 20, फिर 19, फिर 18, तो ये पहला रो, ये दूसरा रो, तीसरा रो, डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा बोला इस क्वेश्चन में, हमने 25 का देखा तो आया नहीं, कहाँ तक गया 16वां रो। अब इसको मालूम है 16वें रो में कितने लॉक्स हैं, 3 4, ठीक है। तो अगर मैं इनको टोटल काउंट करता तो कितना आंसर आएगा मेरा, 200 आएगा बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So again we are back with the word problem of this arithmetic progression. So the production given question, देखो ये भी ना इम्पॉर्टेंट ही है बच्चों, अच्छे से लिख लो, ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ये पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन अ फैक्ट्री इंक्रीज्ड बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, ठीक है। कोई टीवी बनाने की फैक्ट्री है जो हर साल एक फिक्स नंबर से बढ़ते जा रही है, मतलब D कांस्टेंट है, ओके। इफ प्रोडक्शन ऑफ टीवी इन 6th ईयर इज 16,000 सेट एंड इन 9th ईयर इज 22,600 सेट, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 1st ईयर, 8th ईयर एंड फर्स्ट 6 ईयर। चलिए जो गिवन दिया उसको पहले लिखते हैं। इफ द प्रोडक्शन ऑफ टीवी इन 6th ईयर, तो पहले मान के चलो लेट कोई एक फैक्ट्री है जो A टीवी बनाती है, ठीक है, और उसका कांस्टेंट D है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ A6 कितना दिया हुआ है, 16,000 है, तो A6 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 5D। तो मैं मान के चलता हूँ लेट पहले साल में उसने A टीवी बनाई होगी और फिर डिफरेंस उसका D है जो हर साल बढ़ता जाएगा कांस्टेंट तरीके से। ये पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बोला है, 9th ईयर में कितना है, A9 में 22,600 है, मतलब ये A प्लस 8D लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। चलिए एलिमिनेट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो A प्लस 8D 22,600
एंड ए प्लस 5D 16,000 माइनस ए गया 8 में से 5 गया 3D 1600 6,600। तो D इज इक्वल्स टू 3 के टेबल में गया ये 2200, मतलब हर साल फैक्ट्री 2200 टीवी प्रोड्यूस करते जा रही है। नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ D, वी नीड टू पुट दिस वैल्यू, कहाँ डालें, यहाँ डालते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है आपके पास A प्लस 5D 16,000 A प्लस 5 2 10 5 2 10 1 1 0 0 0 16,000। तो A इज इक्वल टू 16,000 माइनस 11,000, A बराबर 5,000, मतलब पहले साल में उसका प्रोडक्शन, द वेरी फर्स्ट टर्म इज 5,000। तो देखो हमारे पास पहला आ गया, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। तो लिखूंगा पहला ना, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर 5,000 सेट बनाया। अच्छा 5,000 मैं क्यों ले रहा हूँ, अरे भैया सीरीज का जो पहला टर्म है ये 5,000, उसके बाद कितना बनाएगी 7200, क्योंकि हर बार 2200 से बढ़ते जाएगी वो, अगेन 2200। तो पहले साल में कितना बनाया, 5,000 बनाया, ठीक है। ऐसे करके एपी फॉर्म होता है, यहाँ पर सीरीज चलते जाती है ऐसे कंटिन्यू करके। अब दूसरा क्या बोला है, 8वें साल में कितना प्रोडक्शन है 8वें साल पे, तो A8 इज इक्वल टू A प्लस 7D। A कितना आपके पास 5,000 7, D कितना है 2200, 5,000 15400, ठीक है। तो ये आ गया 20,400 सेट्स आ गया। तो 8वें साल में कितना बनाएगी 20,400, ठीक है। हाँ, तो लास्ट पार्ट थर्ड वन, फर्स्ट 6 ईयर बोला बच्चों। फर्स्ट 6 ईयर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, A6 निकाल दो क्या, A6 तो ऑलरेडी दे रखा हुआ है। फर्स्ट 6 ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 6 ईयर। शुरू के 6 साल में कितना बनाया, पहले साल में 5,000, दूसरे साल में 7200, इसके बाद वाले में कितना आ जाएगा 9400, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो हमें शुरू के 6 साल को ऐड करना है, मतलब कि हमें S6 निकालना है बच्चों। द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 6 ईयर इज S6 n/2 2A प्लस 5D, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2, A 5,000 है 2200 है, तो 3 10,000 अगेन 5D हम लोग कहीं पे रखे थे, ठीक है। 11,000 3 21,000 कितना आ गया बच्चों 63,000 सेट बनाया उन्होंने शुरू के 6 साल में। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर, ठीक है। 5D 2200 5 5 110 21, यस ओके। तो देखिए इस तरीके से हमने अचीव किया अपना चीज़ों को। ये आपका 3 आंसर है जो क्वेश्चन में पूछा गया था आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, लगाओ। एनसीईआरटी में भी एसटेक के क्वेश्चंस हैं, नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो घबराना नहीं कि ये सब क्या दे रखा हो, ये जो वर्ड्स में दे रखा ना बस आपको डिकोड करके लिखना था। 6वां साल दिया था, 9वां साल दिया था, आपको मालूम है A6 और A9 को कैसा लिखा जाता है। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ A एंड D, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब A1 मतलब पहला टर्म 5,000 आ गया। 8वां साल का, केवल 8वां साल का बोला A8, फर्स्ट 8 ईयर बोलता तो S8 निकालता बच्चों, फर्स्ट 6 ईयर बोला इसलिए S6 निकाला, बाकी तो वैल्यू है आपके पास। तो आई होप कि ये समझ में आएगा आपको। और ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। अरे बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी हैं,
ठीक है, जाइए, लगाइए, प्रैक्टिस करिए मोर एंड मोर। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि सिर्फ इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उससे काम नहीं बनेगा बच्चों, आपको एनसीईआरटी लगानी पड़ेगी। एनसीईआरटी के साथ साथ आप आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस भी लगाइए, वर्ड प्रॉब्लम दिया उसको सॉल्व करिए, देखिए लास्ट 5 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उसको भी बना के देखिए। वंस यू नो द बेसिक कंसेप्ट, अगर आपको ये पता है ना, बस आसान हो जाएगा काम आपका, ठीक है। तो धीरे धीरे से बनेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कुछ प्रॉब्लम जाए, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करके आपको दूंगा। आई होप आप एनसीईआरटी सही तरीके से लगाएंगे। आपको एनसीईआरटी बनाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है आपके लिए ये चीज़ को। तो हम लोग अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द न्यू चैप्टर। एक नया चैप्टर का वीडियो आएगा अगली बार में। तब तक आप अपना इसको पेंडिंग वर्क को करते जाइए कि जनरल टर्म बन गया क्या, फिर जनरल टर्म के बाद हमने क्या सीखा, सम ऑफ एन टर्म सीखा, उसके बीच में हमने एक और भी चीज़ सीखा था, कॉमन डिफरेंस निकालने का एक तरीका सीखा था हमने, कैसे निकालते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म दिया रहेगा तो कैसे वैल्यूज़ को यूज़ करना है। तो इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस हमने देखे लगभग सारे के सारे अलग तरीके के क्वेश्चंस थे। मैंने कोशिश की है कि मैं पूरे सम अप कर दूं, जितने भी सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसा मिलेगा तो आपको एक हिंट हो जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय जिनेंद्र, थैंक यू।